स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंफर्म। पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन का बात हो रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी, एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन का बात हो रहा है, ठीक है। एक्सिस ट्रांसफॉर्म करने से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होता है, हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे। वेक्टर कभी भी एक्सिस या फ्रेम का है, ठीक है, फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड अगर एक्सिस है, इसको हमने एक्स डैश वाई जेड डैश मान लो ये फ्रेम कर दिए, तो इस फ्रेम के चेंज होने से कोऑर्डिनेट बदलता है, वेक्टर नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? अरे भाई मेरे, एक 5 किलो न्यूटन का वेक्टर को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और दिशा। 5 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा, अब इस कोऑर्डिनेट में देखो चाहे इस कोऑर्डिनेट में देखो, क्या इसका एक्सेलरेशन बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वेक्टर डज नॉट चेंज, सो व्हाट चेंजेस? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दीज एक्सिस। पहले अगर वेक्टर 5 किलो न्यूटन का इस एक्सिस और इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट था वो कुछ x1 y1 z1 था, तो अब ये कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, x1 डैश y1 डैश और z1, ठीक है, बस। लेकिन ओवरऑल वेक्टर विल रिमेन सेम। इतना क्लैरिटी तो है। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमको वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जानना है, ठीक है, क्योंकि यही नहीं पता तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में तो पहले ये जान लो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मान लो मेरा इस फ्रेम हम x1 माने इसको, इस एक्सिस को, इसको x2 माने हैं और इसको x3 माने हैं, ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो I1 कैप है, इस एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, कई बुक्स में E1 लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, अरे हम I1 लिख दिए तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको I2 कैप। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तो J लिखते थे, वाई डायरेक्शन है, लिखते थे, मेरा मन है x2 भी तो लिखे हैं, यहाँ तो लिखते तो y थे, ठीक है, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस, ऐसा कॉन्सेप्ट मत पाल लेना कि यहाँ पे जे कैप ही होता है, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग क्या है? S3 बोल रहा है, क्या x1 x2 x3, हाँ I3 क्या? अब देखो, एक वेक्टर था, ये बेसिकली ओरिजिन से क्यों था, कहीं से भी जन्मी, ठीक है, ये वेक्टर S है, इस वेक्टर S का x1 पे कंपोनेंट जो था वो S1 था, किस? I1 कैप, ठीक है। ये सुना, S वेक्टर का इसमें प्रोजेक्शन लिए S1 आया, x2 एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिए, x2 एक्सिस पे तो S2 आया, I2 के साथ, ये तो सब जानता ही होगा I2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा, तो क्या बात की थी कि इसका इस एक्सिस पे कंपोनेंट S1 है, इस पे x2 है, इस पे S3 है, ठीक है। बेसिकली ये एक्सिस तो रोटेट किए हैं हम, इस एक्सिस के अबाउट ही पूरे फ्रेम को रोटेट कर दिए हैं, तो अब जो बन गया x1 डैश x2 डैश x3 और x3 डैश सेम चीज़ है, इसलिए इसको स्लैश करके लिखें, ठीक है। तो वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा, बदलेगा क्या? इसका इसमें कंपोनेंट, इसका इस पे कंपोनेंट, ठीक है, बस ये बदलता है, ठीक है।
सुन, अब देखो, तो एस, तो अब देखो ये S1 चेंज हो जाएगा, ये S1 डैश हो जाएगा, ठीक है। और S1 डैश लिखने का तरीका है, कैसे हम लिखते हैं S1 डैश, तो डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन कोसाइन कुछ है ही नहीं बेसिकली, यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन में बेसिकली सबको पता रहता है कि रुको इसी से समझ जाएंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है कि एस वेक्टर का इस फ्रेम x1 डैश पे कोऑर्डिनेट S1 से S1 डैश हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लैरिटी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो S, तो देखो x1 डैश और x1 के बीच में कुछ एंगल होगा, हम लोग इसका कोसाइन ले लेंगे, फिर मार्कर को क्या होगा, अब तो हम क्या बोले थे कि बीच में कुछ काम आ गया था, S1 से ये चेंज हो जाएगा S1 डैश। S1 डैश कैसे लिखेंगे, S1 लिखो पहले, ठीक है। कोसाइन लो किसका x1 डैश, मार्कर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। S1 डैश लिखने के लिए क्या करो, सबसे पहले कोसाइन ले लो, ठीक है। किन के बीच का, x1 डैश का, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक है, लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं, और यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। फिर लिखेंगे, क्योंकि अभी हम S1 लिख रहे हैं तो हमको x1 डैश से मतलब है, ठीक है। इस एक्सिस पे हमारा कंसर्न है, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो हम x1 डैश को तो पकड़ के रखेंगे, एक बार x1 डैश को x1 से किए, कोसाइन लिए, x1 डैश का x2 से कोसाइन लेंगे, और x1 डैश का x3 के साथ कोसाइन लेंगे, 3 कोसाइन लेंगे। अब मार्कर सही चल रहा है, x1 डैश x2 और कॉस ऑफ x1 डैश x3, ठीक है। देखो हाँ, x1 डैश तीनों में कॉमन है, x1 है तो S1 लिख देंगे, x2 है तो S2 लिख देंगे, x3 है तो S3 लिख देंगे और जोड़ देंगे। अब खुद ही सोचो, अगर मैं, ठीक है, क्लैरिटी है ना, अगर क्या कहते हैं उसको, फ्रेम चेंज नहीं हुआ होता तो थीटा जो है वो कितना होता, 0 डिग्री। मतलब x1 डैश के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, x1 डैश और x1 एक हो जाता है, फिर x1 डैश और x2 के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये टर्म वैनिश हो जाता है, ये टर्म भी ख़त्म हो जाता है, बचता क्या, ये जो कि ये है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस रिलेट करो, रिलेट, ठीक है। ये हो गया मेरा नए कोऑर्डिनेट में x1 डैश एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट। सिमिलरली S2 डैश लिखते समय जैसे इसे लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम किसको पकड़ेंगे, अब हम इसको पकड़ लेंगे, इस एक्सिस को। जैसे यहाँ x1 डैश को पकड़े थे और इंडिविजुअल हर फ्रेम के साथ उसका कोसाइन लिए थे, ठीक है। मतलब अब देखो कॉस ऑफ x2 डैश, ठीक है, इसको x2 के साथ एक बार कोसाइन लेंगे, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ x2 डैश x1 के साथ लेंगे, x2 डैश का x3 के साथ लेंगे। देखो x2 डैश तीनों में कॉमन है, अनकॉमन क्या है, 2, 1 और 3। तो यहाँ आ जाएगा S2, यहाँ आ जाएगा S1, यहाँ आ जाएगा S3, ठीक है, प्लस के साथ।
ये नए कोऑर्डिनेट में नया फ्रेम, अगर पुराना फ्रेम देखते हैं तो x2 एक्सिस पे कंपोनेंट था s2, अब ये कंपोनेंट x2 पे नहीं x2 डैश वाले पे है। पहले ये इस पे था, इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट था, अब इस पे है। ठीक है, नए सिस्टम में है ये। ठीक है, अब s3 डैश बता दें, बस लिखने का तरीका ही मेन है इसमें। तो ये सेम फंडा S3, सबसे पहली बात तो S3 ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो खैर उससे मेरे को मतलब नहीं। मान लो कि S3 ट्रांसफॉर्म भी हो जाता, मान लेते हैं एक सेकेंड, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है x3 डैश। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, हमको तो जनरल चीज़ सीखना है ना, कॉस। अब x3 डैश को पकड़ लो और सबके साथ, सब पुराने वाले सभी एक्सिस के साथ इसको x2 को कर दो, कॉस ऑफ x3 डैश x1 कॉस ऑफ x3 डैश x3। अब ये 2 है तो यहाँ s2 आ जाएगा, ये 1 है तो यहाँ s1 आ जाएगा, ये 3 है तो यहाँ s3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा। चूँकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इस एक्सिस पे नहीं हुआ है तो S3 डैश और S3 बराबर होगा, ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इन जनरल केस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको जनरल कंसिडरेशन लेके चलना पड़ा। अब देखो इतने सारे वेक्टर्स हैं, हमको देखने में अजीब लग रहा है, कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर जो इन सब को देखने में थोड़ा अच्छा लगे मेरे को, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स का यूज़ करके इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अरे सेम चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, S1 डैश आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, S2 डैश आ जाएगा, S3 डैश आ जाएगा। बहुत ईजी वे में क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बड़ा क्लैरिटी वहीं से आता है। ठीक है, और थोड़ा अपने से भी क्वेश्चन वगैरह करो, क्वेश्चन करेंगे नो डाउट, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स पहले ख़त्म करने के बाद सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, या देखेंगे क्वेश्चन साथ में ही कर लेंगे, तो उस सिचुएशन पे देखेंगे कैसे है। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है।